नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंघल आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी पर। आज मैं जिस पाठ के साथ उपस्थित हूँ उस पाठ का नाम है उत्साह अट नहीं रही है और जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 में पश्चिमी बंगाल के महिषादल में हुआ था। ये मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। इनकी माताजी का देहांत तब हो गया था जब निराला की उम्र मात्र 3 वर्ष की थी। इन्होंने बंगाल में ही रहकर संस्कृत, बंगला तथा दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। 14 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह मनोहरा देवी के साथ हुआ और सन 1918 में इनकी पत्नी की मृत्यु होने से इनका पारिवारिक जीवन सुख में नहीं रहा। उनकी प्रिय पुत्री सरोज की अकाल मृत्यु ने इन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया था। परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 को हो गई थी। इनकी कुछ रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे काव्य कृतियाँ परिमल, अनामिका, गीतिका, अपरा, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास। उपन्यास उल्का, निरूपमा, चोटी की पकड़। कहानी संग्रह लिली, सखी, चतुरी, चमार आदि। बच्चों, उत्साह कविता बादल के रूप में आए 2 अलग तरह के बदलावों को दर्शाती है। एक तरफ तो बादल को गर्मी से दुखी व पीड़ित की प्यास बुझाने वाला बताया है, तो वहीं दूसरी ओर सोई हुई व उदास क्रांति चेतना को जगाने वाला भी बताया है। तो बच्चों, इसकी व्याख्या समझने से पहले हम इसके शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं। जैसे गरजो, गरजो का मतलब गर्जना करो। घेर घेर, घिर घिर कर। घोर, घोर का मतलब भयावह है या भयानक। गगन मैंने आकाश या आसमान। धराधर का मतलब है बादल। ललित मैंने सुंदर। विद्युत छवि, बिजली की आभा। उर, उर मैंने हृदय। ब्रज, ब्रज मैंने बिजली गिराने की शक्ति। और नूतन मैंने नई। तो अब हम इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। बादल गरजो, घेर घेर, घोर गगन, धराधर ओ। इन पंक्तियों में कवि बादल से भयावह गरजने और मनुष्यों में नई चेतना भरने के लिए कह रहा है। वह कहता है कि हे बादल, तुम गरज गरज कर, उमड़ उमड़ कर इस भयंकर आकाश में छा जाओ और बरसो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। आगे कवि क्या कहता है कि तुम सुंदर और काले घुंघराले बालों वाले हो और बच्चों की सी कल्पना करने वाले हो। बच्चों, कवि ने यहाँ बादलों की तुलना एक घुंघराले बालों वाले बच्चे और उसकी कल्पना से की है, क्योंकि बच्चों की कल्पनाएं अत्यंत मधुर तथा प्रतिपल बदलने वाली होती हैं। इसी तरह बादल भी बच्चों की तरह प्रतिपल बदलते रहते हैं। फिर कवि कहता है, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। कि हे बादल, तुम्हारे उर में अर्थात तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा मतलब चमक समाई हुई है। तुम में एक कवि के समान उत्साह भरा है। तुम कवि के समान नया जीवन देने वाले हो। कहने का अर्थ क्या है ना, कि जिस प्रकार एक कवि अपनी भावनाओं और विचारों के द्वारा उदास जन जीवन में उत्साह, जोश और नई चेतना भर देता है, उसी प्रकार बादल भी अपनी गर्जना से, अपनी बिजली की चमक से और नए जल से धरती में नए नए पौधों को जन्म देता है और भीषण गर्मी के ताप से
व्याकुल प्राणियों के कष्टों को दूर कर देता है। फिर कवि क्या कहते हैं, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, कि हे बादल तुम्हारे अंदर ब्रज मतलब बिजली की कड़क छिपी है, इसी कड़क से तुम धरती पर उथल पुथल करते हो और कुछ नई रचना करते हो। अतः तुम इस कड़क को मेरी कविता में भी भर दो, ताकि मैं भी लोगों के उदास मन में एक उथल पुथल मचा सकूं और अपनी कविता से उनमें जोश भर सकूं। हे बादल तुम गरजते रहो, बरसते रहो और लोगों में उत्साह भरते रहो। अब हम पढ़ते हैं दूसरे काव्यांश की व्याख्या, लेकिन उससे पहले शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं। जैसे विकल, विकल का मतलब है परेशान, उदास या व्याकुल। उन्मन, उन्मन का मतलब है मन न लगना। जब हमारा मन कभी उदास होता है और मन नहीं लगता तो उसे हम क्या कहते हैं, उन्मन। निधाग, निधाग का मतलब गर्मी। सकल, सकल का मतलब सब या संपूर्ण। अज्ञात, अज्ञात का मतलब जिसका पता न हो। अनंत, जिसका अंत न हो, या हम उसे आकाश भी कह सकते हैं। घन, घन मैंने बादल। तप्त, तप्त मैंने तपती हुई। धरा, धरा मैंने धरती। और शीतल, शीतल मैंने ठंडा। विकल, विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन। बच्चों, कवि इन पंक्तियों में कहता है कि हे बादल तुम इतना गरजो और बरसो कि निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से विश्व के संपूर्ण जन जो अनमने और उदास हैं, वे सब शीतलता अर्थात ठंडक का अनुभव करें। फिर कवि कहते हैं, आई अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कहते हैं कि ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से तपती धरती को बरस कर अपने शीतल जल से शीतल कर दो, अर्थात दुख से पीड़ित लोगों में सुख का संचार कर दो। हे बादल तुम इतना गरजो कि दुखी जन को सुख रूपी शीतलता मिल जाए। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है। बसंत ऋतु का आगमन हिंदी के फागुन महीने में होता है और फागुन के महीने में होली का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो अंग्रेजी महीनों के हिसाब से फरवरी व मार्च के महीने में लगभग फागुन का महीना आता है और यह ऐसा समय होता है जब सर्दी ऋतु की समाप्ति व ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। वातावरण न तो अधिक ठंडा होता है और न ही गर्म। सुहावना मौसम होने के कारण मन बड़ा ही प्रसन्न व प्रफुल्लित रहता है। तो कवि उसी फागुन मास की प्राकृतिक शोभा का वर्णन अपनी कविता अट नहीं रही है में कर रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं इस काव्यांश की व्याख्या, लेकिन उससे पहले शब्दों के अर्थ भी पढ़ लेते हैं। जैसे अट, अट मैंने समाना। आभा, आभा मैंने चमक। फागुन, फागुन का महीना। तन, तन मैंने शरीर। सट, सट का मतलब सीमित होना। सांस, सांस का मतलब है सुगंधित हवा। नभ, नभ मैंने आकाश। और पर पंखों से भरा। अट नहीं रही है
आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि फागुन मास की सुंदरता इतनी व्यापक व मनमोहक है कि वह हमारी आंखों में अट नहीं रही है, अर्थात समा नहीं रही है। तन सट नहीं रही है अर्थात वह सुंदरता हमारे तन मन में भी सिमट कर नहीं रह पाती है और बाहर निकलने लगती है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। आगे कवि कहता है कि हे फागुन, जब तुम सांस लेते हो तो ऐसा लगता है कि पूरा घर खुशबू से भर उठा हो। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि फागुन के महीने में फूल खिलने से क्या होता है कि सुगंधित हवाएं चलने लगती हैं, जिससे पूरा वातावरण महकने लगता है और फागुन का महीना सुगंधित सांस लेता हुआ सा लगता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। फिर कवि कहते हैं कि हे फागुन, तुम अपनी मादकता, मस्ती व सुंदरता के कारण पूरे आसमान को पर पर कर देते हो, अर्थात पंखों से भर देते हो। कवि क्या कहते हैं कि पक्षी भी मस्ती में आकर आसमान में पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। फिर कवि कहता है कि इस सुंदर दृश्य को देखकर मैं अपनी आंख हटाना चाहता हूं, पर मैं वहां से अपनी आंख हटा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि फागुन मास की सुंदरता बड़ी ही व्यापक व मादक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरे काव्यांश की व्याख्या, लेकिन उससे पहले शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं। उर मैंने हृदय, मंद मैंने धीमी, पुष्प फूल, माल माला, पाठ पाठ स्थान स्थान, शोभा श्री दृश्य की सुंदरता, और पट मैंने समाना। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य इतना बढ़ गया है कि पेड़ों की डालियां पत्तों से लद गई हैं। वे कहीं हरे रंग की हैं तो कहीं लाल रंग की हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, और कहीं ऐसा लगता है कि पेड़ों ने अपने उर में अर्थात अपने हृदय पर मंद मंद सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। जैसा कि आप इस तस्वीर में लाल फूलों की माला पहने हुए पेड़ को देख रहे हैं, तो ऐसा ही सौंदर्य फागुन मास में या वसंत ऋतु में होता है। पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। इस प्रकार फागुनी शोभा ने अर्थात सुंदरता ने पाठ पाठ मतलब स्थान स्थान को शोभा श्री दे डाली है, यानी कि सुंदरता दे डाली है। पट नहीं रही है अर्थात वो यहाँ समा नहीं रही है और सारी सुंदरता धरती से बाहर निकल रही है। तो बच्चों, आपको इस कविता की व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल मिशन हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।